हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज एनालाइज करने वाले हैं। 7 जनवरी के साथ 6 जनवरी के भी द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे और इसी के साथ जितने भी करंट अफेयर्स इन 2 दिनों में न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे। पहला मुद्दा जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही टेरिफाइंग मुद्दा है, वो है जोशीमठ सिंकिंग। जोशीमठ उत्तराखंड में एक जगह है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जोशीमठ के घरों में अचानक से इस तरह के क्रैक्स डेवलप होने लगे। साथ ही जोशीमठ में जो रोड्स हैं वहां पे क्रैक्स डेवलप होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जोशीमठ धंस रहा है, जमीन के अंदर धंस रहा है। तो क्या ये प्रलय है? और अगर ये प्रलय है तो हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्यों ये सब हो रहा है, हाउ एंड व्हाई, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ और मुद्दे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि जापान जो है अपने लोगों को अपना कैपिटल टोक्यो छोड़ने के लिए पैसे दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है जापान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे किस तरह से एशियन एलिफेंट्स अपना हैबिटेट चेंज कर रहे हैं, किस तरह से सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे अपनी मोहर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। एक और चीज देखने वाले हैं कुकी चिन ट्राइब्स के बारे में। कौन है ये कुकी चिन लोग, कौन है ये एथनिसिटी, क्या ये रेफ्यूजीज हैं, कौन है एग्जैक्टली, क्या इनका हमारे से मतलब है, क्या नाता है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। एडिटोरियल्स भी डिस्कस करेंगे। तो देयर इज अ लॉट कमिंग योर वे। ओके, बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 140 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। और अगर आप इस तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, अगर आप यहाँ पे कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहते, आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करना चाहते हो, तो आप हमारा ये लक्ष्य प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द मोस्ट रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम प्रेजेंटली इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी 2023 की तैयारी करवाई जा रही है जस्ट इन ₹23। सिर्फ 23 रुपए में ये तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर आपको वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें हम लेक्चर्स के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। 150 प्लस टारगेटेड करंट अफेयर यहाँ पे हमने टारगेट किए हुए हैं। साथ में डेली करंट अफेयर्स क्विज होगी और इसी के साथ में फ्री मैपिंग सेशन होंगे, ज्योग्राफी मैपिंग सेशन होंगे, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ ₹23 में। अगर बहुत कुछ इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो ऊपर यहाँ पे एक लिंक ब्लिंक कर रही होगी, आप इस पे जाके पूरे वीडियो को देखिए। और लक्ष्य प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है इसकी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में परचेज लिंक मैं डाल दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो और परचेज करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि देखो, हम जो है ना, हम कोशिश यही करते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर सकें, आपको हेल्प आउट कर सकें, और इसके लिए हमको आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो जितने लोगों तक ये लक्ष्य प्रोग्राम पहुंचा सको, जितने एस्पिरेंट्स को इससे फायदा दिलवा सको, दैट वुड बी योर बिगेस्ट सपोर्ट टू अस। ओके, हम आपसे और कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कोई बड़े बड़े मॉनेटरी गेन्स नहीं करना चाह रहे हैं। 23 रुपए में तो देखो आजकल चाय कॉफी भी नहीं आती। हम आपसे बस एक चीज चाहते हैं कि आप इस लक्ष्य प्रोग्राम को जितने एस्पिरेंट्स तक पहुंचा सको, प्लीज पहुंचाना। वी रियली वांट कि किसी का भी सपना सिर्फ और सिर्फ पैसों के चक्कर में अधूरा ना रहे। बढ़ते हैं आगे। पहला आज का जो आर्टिकल है वो है जोशीमठ के बारे में। क्या है ये पूरा आर्टिकल? देखो, जोशीमठ जो है वहां पे देखा गया है कि घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। ये देख रहे हो, इस तरह से क्रैक्स आ रहे हैं घरों में, रोड्स पे क्रैक्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जोशीमठ सिंक कर रहा है, धस रहा है। और इसका रीजन क्या है? दो तरह के रीजन है, एक है नेचुरल रीजन और दूसरे हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजन। ओके, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो ह्यूमन मेड कॉजेज हैं। नेचुरल रीजंस कौन से हैं? नेचुरल रीजन में सबसे पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स काम कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो ये लिथोस्फीयर है, ये अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ है। और यहाँ पे जो प्लेट्स हैं आपस में मूव करती हैं, कभी आसपास आती हैं, इस तरह से कंप्रेस होती है, कभी आपस में दूर दूर जाती है, यानी कि इस तरह से डाइवर्ज करती हैं। कई बार अपने आपस में इस तरह से पास करती हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ओके, तो इस तरह की अलग अलग मूवमेंट्स प्लेट्स करती हैं। और जो हमारा हिमालयन रीजन है, ये हिमालयन रीजन जो है बड़ा एक्टिव है प्लेट टेक्टोनिक्स के मामले में। जो हिमालयन प्लेट्स हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट ये करती हैं। इसीलिए आप देखते हो इसी रीजन के आसपास बार बार आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, बार बार अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, एंड बहुत सारे डैमेजेस, डिजास्टर्स यहाँ देखने को मिलते हैं।
अभी कुछ टाइम पहले केदारनाथ में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 2013 की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी खतरनाक वो फ्लड्स थी। उसके बाद चमोली में 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पास में ही बहुत बड़ी फ्लड्स हुई थी, एवलांच आया था। उसके बाद अब जोशीमठ में इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि कहीं प्रलय पास में तो नहीं, तो जोशीमठ में घरों के अंदर क्रैक्स डेवलप होने लगे हैं। तो ये तो एक रीज़न है, नेचुरल रीज़न, कि ये प्लेट टेक्टोनिक का बहुत एक्टिव रीजन है। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक रीजन है जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग यहाँ पे आपको सड़कों पे दिख रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे इतने वल्नरेबल रीजन में, इतने ससेप्टेबल रीजन में, जहाँ पे ऑलरेडी लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, ऐसे रीजन में आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कैसे अप्रूवल दे सकते हो? गवर्नमेंट कैसे इनको अप्रूवल दे सकती है? तो इन लोगों का आरोप ये है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे अलग-अलग प्लान्स, अलग-अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करा रही है, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस आ गई हैं। तो इनका आरोप ये है कि एनटीपीसी का एक हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे बन रहा है, विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको रुकवा दिया गया है। साथ ही में एक औली एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे आप लोगों ने अगर उत्तराखंड में कभी ट्रैवल किया होगा, घूमे होंगे, तो आपको पता होगा औली इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस। तो औली में एक रोपवे बन रहा था जो एशिया का सबसे लंबा होने वाला था, इसको भी रोक दिया। इसके अलावा बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक बाईपास बना रही थी, हेलांग बाईपास, इसको भी रोक दिया गया है। क्योंकि देखो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, इनसे नेचुरल कॉजेज और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा माना जा रहा है। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं लास्ट ईयर 2021 में उत्तराखंड गई थी। उत्तराखंड ऐसे ही घूमने के पर्पज से, और वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना था। उसमें एक जगह जोशीमठ थी और दूसरी जगह हमको जाना था। यहाँ पे सिर्फ 12 किलोमीटर का ये रास्ता था। आप सोचो 12 किलोमीटर लंबे से लंबा अगर आप रूट लो तो कितने देर में आप कवर कर लोगे? 12 किलोमीटर कितनी टाइम लगेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा। लेकिन हमें यहाँ पे इस 12 किलोमीटर को कवर करने में 12 घंटे लग गए, 12 आवर्स, ओके। और उसके बाद भी हम पूरी तरह से अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाए थे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा-सा चलते थे, लैंडस्लाइड हो जाती थी। फिर हमको रास्ता बदलना पड़ता था, दूसरे रास्ते से जाते थे, फिर लैंडस्लाइड हो जाती थी। तो इस तरह से इतनी फ्रीक्वेंट होती हैं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स, ओके। और ऐसे में अगर आप इतने हेवी हाइड्रो पावर प्लांट बनाओगे, इतने हेवी रोपवेज बनाओगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो होनी ही है ना? तो इसीलिए यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है, क्योंकि जोशीमठ के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो भाई, ऐसा है, जोशीमठ जो है इसका नाम ज्योतिर्मठ भी है। यहाँ पे एक लॉर्ड है जिनको बहुत पूजा जाता है, लॉर्ड बद्री, ओके। लॉर्ड बद्री जो है ये बद्रीनाथ टेम्पल में पहले तो इनको इनका निवास माना जाता है, बद्रीनाथ टेम्पल में। बद्रीनाथ से इनको वासुदेव टेम्पल जोशीमठ में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में बद्रीनाथ टेम्पल जो है बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ तक पहुंच पाना, क्योंकि बहुत फ्रोजन सा टाइम रहता है, ठीक है। तो विंटर सीट है लॉर्ड बद्री की, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। इसके अलावा ये बहुत होली टाउन है क्योंकि हिंदूज बहुत पूजते हैं इस जगह को। यहाँ पे एक विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से एक है। आज का आप लोगों का क्वेश्चन भी यही होने वाला है पंच प्रयाग के बारे में। तो पंच प्रयाग में से एक है विष्णु प्रयाग, जो कि जोशीमठ में पड़ता है। यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा, ये दो रिवर्स आके मिलती हैं विष्णु प्रयाग पे। जोशीमठ जो है ये वन ऑफ द मठ है जो आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में डेवलप किया था। तो आदि शंकराचार्य जो है एक बहुत माने जाने वाले इंडियन सेंट हैं, और इन्होंने 8th सेंचुरी में कुछ मठ बनाए थे। उन मठ में 4 मठ मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बद्री आश्रम ज्योतिर्मठ, ओके, ज्योतिर्पीठ। तो बद्री आश्रम जोशी पीठ जो है इसी को जोशी मठ भी कहा जाता है। चमोली में है ये, उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है शारदा पीठ, ये द्वारका गुजरात में है, ठीक है, वेस्ट में। इसके अलावा एक है गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में है, ईस्ट में। और इस तरह से ही चौथा है श्रृंगेरी शारदा पीठम, ये है चिकमंगलूर कर्नाटका में। तो अगर हमारा ये पूरा इंडिया है तो इंडिया के चारों कॉर्नर्स को इन्होंने कवर किया है। नॉर्थ में है चमोली में ज्योतिर्पीठ, ठीक है, जो हमारा बद्री आश्रम ज्योतिर्पीठ है वो है चमोली में। यहाँ पे उड़ीसा में है, ठीक है, गोवर्धन पीठ। यहाँ पे गुजरात में द्वारका में है शारदा पीठ। और उसके अलावा साउथ में कर्नाटका में है श्रृंगेरी शारदा पीठम, ओके। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। और जोशी मठ में क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है तो जोशी मठ का जो भी सिग्निफिकेंस है आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अभी हम ये बात कर रहे थे कि ये रीजन कितना ससेप्टेबल है, कितना वल्नरेबल है। तो ये है गढ़वाल डिवीजन।
गढ़वाल डिवीजन इंडिया का मोस्ट वल्नरेबल रीजन है। 1976 से 2022 के बीच में कई सारी गवर्नमेंट कमिटीज यहाँ पे बनी है। इन कमिटीज ने बार बार ये वार्निंग दी है कि यहाँ पे कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ने, सेंटर ने कई बार प्रोजेक्ट्स हॉल्ट भी किए हैं, कई बार ये प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल भी मिला है। और इन्हीं के कारण 2013 की उत्तराखंड फ्लड्स आई थी। इसी के कारण लास्ट ईयर चमोली का डिजास्टर हुआ था, जहाँ पे रॉक एंड आइस एवलांच हुआ था, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अभी जोशीमठ के पास में ही 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। ओके, अब कैसे आप इनको रोक सकते हो? व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट सच हिली एंड कोस्टल रीजन्स? तो सबसे पहले तो आप अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करो। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऐसे चेंज करो कि यहाँ पे ऑलरेडी लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही है, तो ऐसे काम ना करो, ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ना करो जहाँ पे लैंडस्लाइड्स बढ़े। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आपने एक बार कर लिया है तो उसको रिव्यू जरूर करो, ठीक है। मिजोरम में, मणिपुर में ऐसा हुआ था। मणिपुर में एक बार बीच में इम्फाल जिरीबम रेल लिंक को फिर से इन्वेस्टिगेट किया गया था, इसका फिर से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया था। इसके साथ इको फ्रेंडली मेजर्स कुछ ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इकोलॉजिकल डिजास्टर्स को रोक सको। और इसी के साथ में लैंडस्लाइड रिस्क जो है, या जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वर्क्स है, उनका प्रॉपर असेसमेंट कर लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ। जापान ऑफरिंग मनी टू मूव आउट ऑफ टोक्यो। जापान जो है अपने लोगों को टोक्यो से बाहर आने को कह रहा है। तो देखो, ये है जापान का मैप। जापान के मैप में आप देखोगे 4 मेजर आपको आइलैंड्स दिखेंगे। सबसे ऊपर है ये होकाइडो, फिर आता है होंशु, होंशु के बाद आता है ये वाला आइलैंड शिकोकू, और फिर आता है ये छोटा सा क्यूशु। बड़े क्यूट से नाम है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 आइलैंड से बना हुआ है जापान। ओके, इसमें होंशु इज द लार्जेस्ट वन, और होंशु पे ही मेजर सिटीज आपको दिखेंगी, जैसे टोक्यो जो है ये होंशु पे ही है। और ये टोक्यो से बाहर आने को बार-बार जापान की गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है लोगों को कि टोक्यो से आप बाहर कहीं और जाइए। ठीक है, यहीं पे एक माउंट फूजी भी है जो बहुत ही एक्टिव सा वोल्केनो रहा है। ओके, माउंट फूजी। ऑलराइट, इसी के साइड में सी ऑफ जापान रही है, ऊपर सी ऑफ ओखोटस्क रही है, इधर पैसिफिक ओशन रहा है, नीचे फिलिपीन सी और ईस्ट चाइना सी रही है। ओके, यहाँ पे एक लेक रहा है जिसका नाम है लेक बावा। ओके, इसको ज़रूर से एटलस में आप देखना। यहाँ पे एक रिवर भी रही है जिसका नाम है शिनानो रिवर, शिनानो रिवर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? जापान के लोग टोक्यो में रह रहे हैं और उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप जापान में कहीं पे भी रहिए, टोक्यो में मत रहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो, 6 लाख येन एक एक पर्सन को देने की यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि 6 लाख येन एक एक पर्सन को देंगे अगर आप टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर मूव आउट कर जाते हो तो। ऐसा क्यों? देखो, 2019 में जापान ने अपनी पॉलिसीज रिवाइज करी, जहां पे इन्होंने सोचा कि टाउन्स को, जॉब्स को, लोगों को, हमको फिर से इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इन्होंने देखा कि इनका जो 2060 आते-आते 2060 आते-आते इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी और 90 मिलियन से भी कम हो जाएगी ये, ठीक है? तो 90 मिलियन के आसपास लोग बचेंगे बाय 2060। और यहाँ पे ये जो है इमिग्रेशन बहुत हो रहा है। इमिग्रेशन यानी कि लोग बाकी रूरल एरियाज़ से टोक्यो में आके रुक रहे हैं। तो ऐसे में एक तो इतनी पॉपुलेशन कम, फिर यहाँ पे रूरल एरियाज़ में बचेगा कौन? कोई बच ही नहीं रहा है। तो लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ही नहीं बच रहे हैं, और इसीलिए जो लोकल एंड स्मॉल स्केल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज में है वो श्रिंक होती जा रही है। लोग एक बार मूव आउट करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज से टोक्यो की तरफ, इकोनॉमिक अपनी जो रूरल एरियाज की इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हो जाती है। इसके बाद जो असेंशियल लाइफ सर्विसेज होती हैं वो तक ये जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि लोग इतने कम हैं, और इतने कम लोगों के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कोई जनता ही नहीं बच रही, वहाँ पे इकोनॉमी ही ठप हो गई है। और जो टोक्यो जैसी सिटीज़ हैं, वहाँ पे जनता कुछ ओवर क्राउडेड हो जा रही है। ओके, तो यहाँ पे गोल यही है कि लोकल कम्युनिटी जो है, उसको यहाँ पे वाइब्रेंट लोकल कम्युनिटी बनाना, और जो ओवर कंसंट्रेशन हो रहा है टोक्यो में, उसको कम करना। ओके, तो टोक्यो ऑलरेडी प्रोन है अर्थक्वेक्स को लेकर, ओवर कंसंट्रेशन यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक या कुछ भी होता है, सुनामी या कुछ भी यहाँ पे वोल्केनो फटता है, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि ये ओवर कंसंट्रेशन कम हो। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसके लिए इमिग्रेशन को हम यहाँ पे
प्रमोट करेंगे, सेटलमेंट करेंगे रूरल एरियाज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अपना घर-परिवार छोड़कर टोक्यो ना आना पड़े इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, ओके? तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इश्यू है कुकी चिन रेफ्यूजीज़ फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिज़ोरम सेज एमपी। तो यहाँ पे मिज़ोरम के एक एमपी हैं जिन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने कुकी चिन ट्राइब जो कम्युनिटी है, जो बांग्लादेश से मिज़ोरम में आने की कोशिश कर रही थी, उनको रोक लिया बांग्लादेश की बॉर्डर पे ही। और इनका कहना ये है कि कुकी चिन, ये जो एमपी है, उनका कहना ये है कि कुकी चिन जो है वो एथनिकली मिज़ोस ही है, मिज़ो ट्राइब से ही बिलॉन्ग करते हैं कुकी चिन। तो इनको आने देना चाहिए। हम जो है चकमास को लाने में हमको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। चकमास जो है ये भी एक रेफ्यूजी ग्रुप ही है जो मिज़ोरम के आस-पास आके रुका है, मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश के आस-पास। लेकिन चकमास जो है ये एथनिकली मिज़ोस नहीं है, ठीक है? ये एथनिकली मिज़ोस नहीं है, ये बुद्धिस्ट लोग हैं जो बांग्लादेश से इंडिया में आए, ओके? और मिज़ोरम में सेटल हो गए। तो यहाँ के एमपी का कहना ये है कि भाई चकमास जो कि एथनिकली मिज़ो भी नहीं है, उनको आपने आने की परमिशन दी, लेकिन ये जो कुकी चिन है, ये एथनिकली मिज़ोस ही हैं और आपने इनको रोक लिया, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे कुकी चिन कौन है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो ये जो चिन्स हैं, चिन्स जो नाम है ना, ये देखो चिन जो है ना, ये म्यांमार में चिन है और हमारे यहाँ पे इनको कुकी कहा जाता है। तो कुकी चिन इनका नाम हो जाता है। तो मिज़ो कहा जाता है इनको मिज़ोरम में, चिन कहा जाता है इनको म्यांमार में और कुकी कहा जाता है इनको बांग्लादेश में। तो कुकी चिन कोई 2 ट्राइब्स नहीं है, कुकी चिन एक ही ट्राइब है। कुकी उनको बांग्लादेश में, चिन उनको म्यांमार में और मिज़ो उनको मिज़ोरम में, इंडिया में कहा जाता है, ओके? और इनकी एंसेस्ट्री जो है, ये कुकी एथनिक ग्रुप से जुड़ी हुई है मिज़ो हिल्स के, ओके? इन सभी को अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो इनको ज़ो पीपल कहा जाता है। जैसे मिज़ो है ना, मिज़ो, तो उसमें ज़ो को यहाँ पे फोकस किया जाता है, मिज़ो को ज़ो पीपल इनको कहा जाता है बेसिकली। तो ये जो कुकी चिन लोग हैं, ये चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट में रहा रहा करते थे, सेटल्ड थे और बांग्लादेश में रहा करते थे। और ये जो बांग्लादेश की बॉर्डर है, ये म्यांमार से भी लगती थी, त्रिपुरा से भी लगती थी, मिज़ोरम से भी और चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट से भी। तो मिज़ोरम जो है, ये बांग्लादेश के साथ लगभग 318 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ओके? अब बात करते हैं इस इंसर्जेंसी की, क्यों यहाँ पे इतनी नाटक चल रहे हैं इंडिया में, मिज़ोरम में। तो देखो ऐसा माना जा रहा है कि कुकीज़ जो है ना, कुकीज़ और नागाज़, नागाज़ जो यहाँ पे मिज़ोरम, नागालैंड में रहते हैं, इनके आपस में 36 का आंकड़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कुकीज़ जो हैं, वो मानते हैं कि वो इधर की ही एथनिक आइडेंटिटी से हैं, मिज़ो ही हैं ये कुकीज़ जो हैं और इनका पहली डिमांड थी सेल्फ डिटरमिनेशन की। ये चाहते थे कि हमारी जो एथनिक फैब्रिक है, उसको हम प्रिज़र्व करें, सेल्फ डिटरमाइन करें और कुकी लैंड बनाएँ। जैसे नागाज़ का अपना है ना ग्रेटर नागालैंड बनाना है, वैसे इनको कुकी लैंड बनाना है। दूसरा रीज़न था इंसर्जेंसी का कि यहाँ पे इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है? कुकीज़ और नागाज़ के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, इसीलिए भी यहाँ पे ये इंसर्जेंसी हो रही है। इसके साथ कुकी नागा जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे आइडेंटिटी सिक्योर करने की लड़ाई है, ठीक है? यहाँ पे कुछ कुकीज़ इन्हेबिटेड एरियाज़ जो हैं, वो नागा इन्हेबिटेड एरियाज़ के साथ कोइंसाइड करते हैं। साथ ही ट्रेड और कल्चरल एक्टिविटीज को हमको डोमिनेट करवाना है, ठीक है? और कुकीज चाहते हैं कि वो इसमें डोमिनेट करे, तो यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज के बीच में झड़प होती रहती है। इंडिया का क्या स्टैंड है रिफ्यूजीज को लेकर? तो इंडिया तो देखो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन देख सकते हो। यूएन का जो कन्वेंशन है 1951 का, उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, ना ही हमने 1967 का प्रोटोकॉल जो है रिफ्यूजीज का, वो साइन किया है, ठीक है? तो हमने साइन ही नहीं किया, रेटिफाई करना तो बहुत दूर की बात। तो जितने भी फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल्स होते हैं ना, उनको हम फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट या पासपोर्ट एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट से ही हम यहाँ पे उनको हैंडल करते हैं, ओके? तो ये था एवरीथिंग अबाउट कुकी चिन्ह। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसेनियल सेंसस की। तो देखो हमारा सेंसस वैसे तो 2021 में होना चाहिए था, 2011 में हुआ था लास्ट, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 चला गया, 2022 चला गया, तो इस 2023 भी जाने के चांसेस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसेनियल सेंसस के बारे में ये कहा गया है कि इसको पोस्टपोन किया गया है सितंबर तक। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया स्टेट्स को कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, वो जून 30 तक फ्रीज्ड रहेंगी, फ्रोजन रहेंगी और उसके बाद सितंबर में कहीं शायद डिसेनियल सेंसस हो। तो यहाँ पे नॉर्म्स के हिसाब से ऐसा है कि सेंसस जो है उसको जब आप बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फिक्स करते हो ना, इनको आप लिमिट करते हो या फ्रीज करते हो, इसके 3 महीने के बाद ही आप यहाँ पे ये जो सेंसस है वो कंडक्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री फाइनल कर दी गई है और बोला है कि अब इसके 3 महीने बाद हम सेंसस कराएंगे।
तो ये जो फाइनलाइजेशन हुआ है, इससे क्या होगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव सेंसस के बीच में एक बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। अब देखो ये भी है कि जनरल इलेक्शन होने वाले हैं मार्च अप्रैल में 2024 में। ओके, और जो यहाँ पे ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी आप देखोगे कि सेंसस जो है, सेंसस को पूरा खत्म होने में 11 महीने लगते हैं। तो अगर ये सितंबर से भी शुरू होता है सेंसस, तो 11 महीने लगेंगे, यानी कि कम से कम इसको अगस्त तक का टाइम लगेगा, जुलाई अगस्त तक का खत्म होने के लिए, जल्दी से जल्दी भी। और मार्च अप्रैल 2024 में तो यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल है। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा यही हो रहा है कि डेसेनियल सेंसस हो भी पाएगा इस सरकार में कि नहीं हो पाएगा। ओके, सेंसस की बात करें तो सेंसस बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है हमको साइज की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, कंट्री में कैसी पॉपुलेशन है उसकी। सेंसस जो है पहली बार स्टार्ट किया गया था 1872 में, लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। और इससे इनको जो ब्रिटिशर्स थे उनको पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाने में बहुत हेल्प मिल रही थी। इसी के बाद यहाँ पे पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है इंडिया में 1881 में हुआ था। ओके, इसके साथ में 1881 के बाद यहाँ पे हर साल 10-10 साल में ये सेंसस हो रहा है। ओके, अच्छा, सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? तो यहाँ पे डिसेनियल सेंसस जो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यहाँ पे इसको कंडक्ट कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसको कंडक्ट कराता है। बढ़ते हैं आगे, तो सेंसस से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? डेमोग्राफी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, लिटरेसी की, एजुकेशन की, हाउसिंग की, अर्बनाइजेशन की, फर्टिलिटी मोर्टिलिटी की, शेड्यूल कास्ट कौन है, शेड्यूल ट्राइब कौन सी है, लैंग्वेजेस क्या क्या बोली जा रही है, इन सभी की जानकारी हमको मिलती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ऋग्वेदा जो है हमारा, उसमें भी ये कहीं ना कहीं मेंशन मिलता है कि वहां पे भी पॉपुलेशन काउंट हुआ था, इवन इन 800 टू 600 बीसी। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, उसमें भी ये बात थी कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते थे इतने पुराने टाइम पे भी, मौर्यन एरा में भी। इसके अलावा एन ए अकबरी, जो अकबर की, मुगल किंग अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी, उसमें भी पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ, इनका सारा डाटा था, हुआ करता था। ओके, तो सेंसस के बारे में बात करी। नाउ बात करें नेक्स्ट, रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है, और इस कमिटी का फ्रेमवर्क जो है वो ये है कि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई है उसका नाम है जस्टिस ए एम सप्रे कमिटी। जस्टिस ए एम सप्रे कमिटी किसके लिए है? रोड सेफ्टी के लिए है। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो ए एम सप्रे कमिटी है, ये क्या करेगी? आने वाले 2 हफ्तों में एक फ्रेमवर्क बनाएगी और स्टेट्स की सारी गाइडलाइंस देगी। स्टेट्स को सारी गाइडलाइंस ये दी जाएंगी कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करनी है और रोड सेफ्टी को कैसे एनफोर्स करवाना है। तो कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया कि यहाँ पे जो स्पीडिंग है, गाड़ियां जो बहुत तेजी से रैश ड्राइविंग से चल रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है रोड में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका। अभी आप सभी को पता होगा ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत इज अ बिग 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 क्रिकेटर, और उनका कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, वाई? स्पीड बहुत ज्यादा थी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये एएम सप्रे कमेटी बनाई गई है। और यहाँ पे सेक्शन 136 ए की भी बात होती है, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का एक्ट है। उसमें सेक्शन 136 ए है जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात करता है। 2019 में भी इलेक्ट्रॉनिक आई रखने की बात की गई थी ओवर द रोड सेफ्टी थिंग्स। ओके, यहाँ पे मेजर एम यही है सेंटर का कि यहाँ पे रूल्स बनाए जाए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को लेकर। और साथ में यहाँ पे सेक्शन 215 ए एंड बी भी लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के क्या फंक्शन हैं, क्या कैसे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड यहाँ पे काम करता है, ये सारी बातचीत यहाँ पे हो सके। ठीक है, तो ये कमिटी बेसिकली इसके लिए बनाई जा रही है, फ्रेमवर्क्स को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर से ज्वाइन करना। इसी पे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है और इसी पे हम क्विज भी पोस्ट करते हैं अपनी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिजेस। तो बेसिकली पेपर टू गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हो। सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता होगा सेक्शन 377 आईपीसी का हुआ करता था पहले, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था। ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन अपने ही सेम सेक्स वाले पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, मैन एंड वेमेन के अलावा कोई भी आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो होमोसेक्सुअलिटी वाज क्रिमिनलाइज्ड। लेकिन 377 को स्क्रैप डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आईपीसी का जो सेक्शन 377 था, और बोला कि होमोसेक्सुअलिटी इज अलाउड नाउ।
जब होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है तो फिर सेम सेक्स मैरिजेस भी अलाउड होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे पिटिशंस गए अलग अलग हाई कोर्ट में, दिल्ली, केरला, गुजरात, इन सभी हाई कोर्ट में अलग अलग पिटिशंस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सारे पिटिशंस को अपने पास बुला लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो पिटिशंस सुनेगा उसमें पिटिशनर्स का क्या क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स कहते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है, दिस इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, ओके, विच आर एम्बेडेड इन द राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर डिग्निटी, आइडेंटिटी होती है और उसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, दैट इज अ लाइफ मोमेंटस एक्ट ऑफ सेल्फ डिसीजन। तो आप किसी का सेल्फ डिसीजन बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। इसी के साथ मैरिज के इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, ओके। तो आप उसको अलग तरीके से यूज नहीं कर सकते। एंड जो हमारा सेल्फहुड का सेंस होता है, सेल्फहुड उसका इंट्रिंसिक पार्ट होता है सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर। तो ये सब तर्क हैं जो पिटिशनर्स ने दिए हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, लेकिन यहाँ पे ये तर्क आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन कोट डाउन देम इन द मेन्स आंसर्स, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज अबाउट एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स जो हैं ये अपना जो मोस्ट ऑप्टिमल हैबिटेट है उसको लूज करते जा रहे हैं नीलगिरी रिजर्व में। तो न्यूज ये आई, रीसेंट आर्टिकल आया कि एशियन एलिफेंट्स जो हैं इनको आदत होती है फ्लैट टेरेन की, क्योंकि देखो हैवी एनिमल है ना, इतना ज्यादा वेट रहता है, तो इनको आदत होती है फ्लैट टेरेन की। अब इनको नीलगिरीज पे चढ़ना पड़ रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी माउंटेन्स पे चढ़ना पड़ रहा है, तो ये इतना चढ़ थोड़ी पाते हैं, इनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट होता है। अब आप खुद सोचो ना, कोई ऐसा पर्सन जो बल्की है, हैवी है, तो वो बहुत बड़ी हाइट्स पे नहीं चढ़ पाता आसानी से, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा सूटेबल ये फ्लैट रोड लगता है ना। तो यहाँ पे इसी तरह की प्रॉब्लम ये एलिफेंट्स भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक पालघाट गैप आती है, ठीक है, पालघाट गैप आज जाके मैप में जरूर देखना। ये पालघाट गैप जो है ना ये बीच में ब्रेक लगा देती है। ब्रेक कैसा कि यहाँ पे फ्लैट जोन एक तरफ और दूसरी तरफ है हमारा जो ये नीलगिरीज वाला जो हाई हिल्स वाला टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं फ्लैट जोन्स में। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ गए हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे फ्लैट लैंड पे, ओके। और बाकी जो रीजन है वो हिली रीजन है। तो इन हिली रीजन्स पे यहाँ पे एलिफेंट ज्यादा चढ़ नहीं पाते। इसके चक्कर में एलिफेंट्स जो है ना वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा भी क्या हो गया भैया, नहीं चढ़ पा रहे हैं तो इधर इधर ही घूमो, इसमें एक्सटिंक्शन कहाँ से हो गया। एक्सटिंक्शन ऐसे हो गया कि भाई ये एलिफेंट्स को ब्रीडिंग भी तो करनी होती है। अब ब्रीडिंग के लिए इनको चाहिए होती है अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन। अब मान लो ये पूरा जंगल है और ये यहाँ पे इतने में ही सीमित हो गए अगर, क्योंकि हाइट बहुत चढ़नी पड़ती है, नहीं तो अगर इतने में ही सीमित हो गए तो यहाँ पे ये 4-5 एलिफेंट, ठीक है, ये 4-5 एलिफेंट्स का ग्रुप है। अब ये दूसरे एरियाज में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये एलिफेंट्स आपस में ही ब्रीड करने लगेंगे। हो सकता है ये एलिफेंट्स आपस में भाई बहन हो, ठीक है, हो सकता है ये एलिफेंट सेम किन से हो, सेम फैमिली से बिलोंग करते हो। और जब ये आपस में ब्रीड करते हैं तो इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होता है कि मतलब जो एलिफेंट की फैमिली है वही आपस में ब्रीड कर रही है, या फिर कोई भी स्पीशी की जो फैमिली वो आपस में ही ब्रीड कर रही है, उसको कहते हैं इनब्रीडिंग। और जब ऐसा होता है ना तो उसके कारण बहुत सारे डिसीजेज होने लगते हैं ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग जो होती है उसमें कई सारी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं और इस चक्कर में यहाँ पे ऑफस्प्रिंग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, जल्दी मर जाती है। तो ऐसे होता है यहाँ पे एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये इन ब्रीडिंग के चक्कर में। तो क्योंकि यहाँ पे ये जीन फ्लो रिड्यूस हो गया है, जीन फ्लो ब्लॉक हो गया है इतनी हाइट के चक्कर में, और ये रीजन हो सकता है फर्टिलिटी रेट्स गिरने का, डिसीजेज होने का, डाइवर्सिटी कम होने का और साथ में इन ब्रीडिंग का, जिसके कारण एक्सटिंक्शन तक पहुंच सकते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे ये माउंटेन चेन्स जो है नीलगिरी की माउंटेन चेन्स वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ओके। बढ़ते हैं आगे। एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो एशियन एलिफेंट जो है लार्जेस्ट लैंड मैमल है एशियन कॉन्टिनेंट का। ये बेसिकली ड्राई टू वेट फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड हैबिटेट्स में रहता है। 13 रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पे ये रहता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। आईयूसीएन के हिसाब से एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। हैबिटेट की बात करें तो 4 सेगमेंटेड पॉपुलेशन है, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट वाली। हम जो बात कर रहे हैं वो साउथ वाली पॉपुलेशन की मेजरली बात कर रहे हैं। और इनका जो हैबिटेट है वो वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से सेमी एरिड थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट तक भी यहाँ पे वेरी कर सकता है, लेकिन मेजरली ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में ये मिलते हैं। एशियन एलिफेंट्स काफी सोशलेबल होते हैं, यानी कि ये हमेशा ग्रुप्स में घूमते हैं, 6 से 7 लोगों के ग्रुप्स में घूमते हैं, जिसमें ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो मेट्रियार्क होती है। फीमेल डोमिनेटेड ग्रुप्स होते हैं एलिफेंट्स के, ओके।
सब स्पीशीज इसमें बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन है, सुमात्रन है, श्रीलंकन है, ये सारे सब स्पीशीज हैं। और इसमें जो मेजोरिटी है वो इंडियन एलिफेंट है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। जो एडिटोरियल है आज का, एडिटोरियल जो है वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में है। तो बेसिकली आर्टिकल ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ को ये कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पर डिसिप्लिन लाने वाला जो लॉ है दैट इज इंटरनेशनल लॉ। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ की कोई इज्जत करता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हमारे देशों में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। ठीक है, तो रशिया ने कौन सी इज्जत करी इस इंटरनेशनल लॉ की। उसके बाद यहाँ पे कोविड का जो बड़ा कोविड 19 के टाइम पे हर कंट्री सिर्फ अपना सोच रही थी। ठीक है, हमने देखा वैक्सीन नेशनलिज्म भी देखा। तो इस तरह से क्राइसिस इमर्ज होने लगे, अलग अलग तरीके के क्राइसिस इमर्ज होने लगे। यहाँ पे यूएन भी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया कि भाई इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करेंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड लॉ को, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को इंश्योर करेंगे। लेकिन इसने भी कुछ नहीं उखाड़ा। तो अल्टीमेटली अभी जो है ना वो जियो इकोनॉमिक चैलेंज हमारे सामने है। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो हमारे पास में एक तरह का कंपटीशन हमने जो देखा वो था बायपोलर कंपटीशन। एक तरफ था यूएस जो कैपिटलिस्ट था, दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट था। इन दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे। फिर कोल्ड वॉर वाला एरा आ गया। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा जैसे ही खत्म हुआ तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। यूनिपोलर वर्ल्ड ऐसे कि सिर्फ यूएस यूएस ही था। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे रिलेटिव हार्मनी की बात होने लगी। अब सोचो ना, यूनिपोलर वर्ल्ड है, एक ही लीडर है, अब इसमें क्या केओस। लेकिन इस टाइम पे भी केओस हुआ क्योंकि नाटो बन गया। ठीक है, नाटो बन गया, इराक पे इन्वेजन हो गया, यूएन चार्टर यहाँ पे कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया गया एंड सो ऑन। तो डेमोक्रेसी की बहुत बैंड बज रही थी हर टाइम पे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बहुत बैंड बज रही थी, ग्लोबल कंसेंसस की बहुत बैंड बज रही थी। और यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो थ्रेट पे आ गई थी। तो आज का जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें ग्राउंड रियलिटी यही है कि यहाँ पे जो पहले यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, जो यूएस था बेसिकली, जो लिबरल था, यूएस जो था लिबरल था, डेमोक्रेटिक कंट्री था, कैपिटलिस्ट था। अब वो उसकी जो हेजीमनी है वो कहीं ना कहीं हिलती डुलती हमको दिख रही है। लेकिन दूसरी साइड पे जो कम्युनिस्ट कंट्री, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, कौन, चाइना, उसकी हेजीमनी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल जो चेंजेस अभी हो रहे हैं इकोनॉमिक्स के कारण, जियो इकोनॉमिक्स इसके पीछे रीजन है। जियो इकोनॉमिक्स के कारण जो ये हो रहा है, ये थ्योरी ऑफ लॉ को बिल्कुल डिसरिगार्ड करता है। कैसे? जो ये यूएस जैसी कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनका मानना था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये जो है ये स्टेट की जो पावर्स हैं, बहुत अनलिमिटेड पावर्स को लिमिट करता है ये इंटरनेशनल लॉ, कि कोई भी देश उठ के कुछ भी नहीं कर सकता, ये इंटरनेशनल लॉ इंश्योर करता है। लेकिन जो आजकल की कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गई, रशिया हो गई, जिनके हाथ में पावर आती हुई दिख रही है, इन कंट्रीज की थ्योरी ही अलग है। इनका मानना है कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता ही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ होता ही है कि स्टेट जो चाहे अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर सके, ये इनका मानना है। तो बेसिकली दोनों के विजन्स अलग अलग हैं। चाइना एंड रशिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कुछ मानते ही नहीं है। ठीक है, चाइना और रशिया के लिए इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग ही अलग है। तो ये जो विजन्स के टकराव है ना, ये विजन्स जो आपस में टकरा रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ को काफी क्राइसिस में डाल सकते हैं। और इसके साथ में हमने देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक लॉलेसनेस भी आ गई है। यानी कि अभी आप देख रहे हो यूएस में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट्स आ रहे हैं एंड सो ऑन, है ना। अभी डब्ल्यूटीओ भी कई सारी चीजें लेकर आ रहा है, लेकिन काफी कुछ फर्क इस पे पड़ता हुआ दिख नहीं रहा। डब्ल्यूटीओ जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यूएस ने इसमें अपना डोमिनेंस बना के रखा है। यूएस इसमें इलेक्शन नहीं होने दे रहा, अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा अपीलेट बॉडी में। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्राइसिस क्रिएट कर रही है इंटरनेशनल लॉ में। लिबरल डेमोक्रेसी के लिए क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और इसके कारण 2023 में हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि ये सेक्युलराइजेशन, सेक्युरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब कुछ आपस में इंटरनेशनल लॉ को ही कहीं ओवर पावर ना कर दें। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ। आई होप ये क्लियर है। नाउ आज का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है पंच प्रयाग के बारे में बताओ। जैसे हमने विष्णु प्रयाग की बात करी ना, जो जोशी मठ के पास में आता है, वैसे ही पंच प्रयाग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जिन लोगों ने भी अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया हुआ है लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन का, वो है हमारे स्टार्स ऑफ द डे। उनको अलग से कमेंट कर दिया जाएगा। ओके, और उनको अलग से लक्ष्य बैच में कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और ये उनको मिलेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप यूपीएससी को शॉर्ट तरीके से क्लियर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।